हाँ जी बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 1 का पेपर नंबर 4 टैक्सेशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू दे देता हूं कि एग्जाम में पैटर्न क्या रहता है, हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमारी एग्जाम की स्ट्रेटजी होगी, और उसके बाद हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। राइट। तो आपका ग्रुप 1 पेपर नंबर 4, ये बातें आप मेरे साथ लिख लीजिएगा, आपके काम आएंगी। ग्रुप 1 का पेपर नंबर 4 है हमारा टैक्सेशन। 100 मार्क्स का पेपर है आपका, जिसमें से आपका 60 मार्क्स का इनकम टैक्स है और आपका 40 मार्क्स का गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। सिक्सटी मार्क्स में से 30% यानी कि 18 मार्क्स का पेपर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा और 70% जो हमारा पेपर आएगा वो सब्जेक्टिव आएगा। सिमिलरली 40 मार्क्स में से 30% पेपर यानी कि 12 मार्क्स का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 70% जो है वो आपका सब्जेक्टिव आएगा। मतलब आपके पेपर में कॉम्बिनेशन है 30:70 का। 30% पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव चलेगा और आपका जो 70% पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव चलेगा। सब अगर पेपर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थ्योरी वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, हमसे वो सेक्शन नंबर, रूल नंबर, लिमिट्स पूछेगा? बेटा इसके चांसेस बहुत कम है। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपके केस स्टडी बेस्ड होंगे, केस स्टडी बेस्ड होंगे और प्रैक्टिकल होंगे। बहुत कम चांस है कि वो आपसे सेक्शन नंबर पूछ ले, आपसे कोई लिमिट पूछ ले, आपसे कोई रूल नंबर पूछ ले, ऐसे चांसेस बहुत कम है। मेजरली 99% चांस यही है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या रट्टाफिकेशन करने का जरूरत नहीं है। जब हम ये 70% अपना प्रिपेयर कर रहे होंगे सब्जेक्टिव के लिए तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑब्जेक्टिव भी कवर होता चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी उसने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ही आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि आपको वो आंसर लिखना नहीं होगा, मतलब पूरा सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं करना होगा, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर पे टिक करने का रहेगा। राइट। क्या सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग है? क्या हमारे पास कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं बेटा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत भी करते हो तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो आप उस पर गेस वर्क कर सकते हो, आप उस पर अपना गेस वर्क अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। राइट। ठीक है सर। सर अब आप ये बताइए कि ये जो दो हमारे पास टैक्सेशंस है, इनकम टैक्स है और ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसमें क्या आसान है और किसमें हम ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं? तो बच्चे इनकम टैक्स में और जीएसटी में अगर मैं कंपैरिजन करूं, इनकम टैक्स वर्सेस अगर मैं जीएसटी कंपैरिजन करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो जीएसटी है वो मोर स्कोरिंग है और इसका सिलेबस भी जो है ना वो लेस है, सिलेबस भी जो है वो भी लेस है। ठीक है ना, मतलब कंटेंट कम है और कंटेंट के हिसाब से जो वेटेज है वो ज्यादा है। और जो आपका इनकम टैक्स है
उसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है, और जितना कंटेंट है उसके हिसाब से 60 मार्क्स जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है। इंस्टीट्यूट को कायदे से ये करना चाहिए कि 100 नंबर का इनकम टैक्स पूछना चाहिए और 100 नंबर का जीएसटी पूछना चाहिए, ताकि बच्चे को इसके ऊपर अच्छे से पकड़ मिले। लेकिन क्योंकि फाइनल्स में डीटी आईडीटी को 2 पार्ट में स्प्लिट कर रखा है इंस्टीट्यूट ने, इसीलिए इंटरमीडिएट लेवल पे उसको वो मर्ज करके पूछ रहा है, राइट। तो एग्जाम अगर हमें क्रैक करना है तो हमारा जो फोकस होना चाहिए, वो जीएसटी पे अच्छी पकड़ बनाने का होना चाहिए। अगर आपने जीएसटी में अच्छी पकड़ बना ली तो आप इजीली इस पेपर के अंदर एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब सर आप ये बताओ कि इस चैप्टर का कैरेक्टर कैसा है, इस चैप्टर का नेचर कैसा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ टैक्सेशन। सर क्या ये लॉ जैसा सब्जेक्ट है कि हमने प्रोविजन पढ़ लिए और काम चल जाएगा? बेटा टैक्सेशन लॉ बेस्ड पेपर तो है, ये लॉ बेस्ड पेपर तो है, लेकिन इस लॉ बेस्ड पेपर के साथ साथ आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लॉ में क्या रहता है, लॉ में आप प्रोविजंस पढ़ते हो और केस स्टडी बेस पे आप आंसर कर देते हो, लेकिन यहां पर लॉ बेस तो है, आपको प्रोविजन तो समझना ही पड़ेगा, साथ के साथ उस प्रोविजन का एप्लीकेशन कैसे होता है, रियल लाइफ सिनेरियोज में आप इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आपको प्रोविजन भी पता होना चाहिए और प्रोविजन का एप्लीकेशन कैसे होना है ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपका जो ये टैक्सेशन सब्जेक्ट है, मैं हिंदी में इसको बोलूंगा ये थोड़ा सा चंचल है, चंचल चिड़िया है ये, ठीक है ना, ये एक चंचल चिड़िया है। और ये चंचल चिड़िया हमेशा क्या करती है सर, हमेशा उड़ने की कोशिश करती है, हमेशा ये फ्लाई के लिए ट्राई करती रहेगी। आप पढ़ोगे ये उड़ जाएगी, भुला देगी आपको सारी बातें। तो अगर आप चाहते हो कि ये आपके केज में रहे, अगर आप चाहते हो कि ये आपके केज में रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको रेगुलर रिवीजन्स करने पड़ेंगे, आपको रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपने इसे रेगुलरली रिवाइज नहीं किया तो जो आपने पिछला पढ़ा था वो आप भूल जाओगे। तो आप चाहते हो कि आपको टैक्सेशन पूरी याद रहे, तो जितना हम लोग क्लास में करते जा रहे हैं आप रेगुलरली उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। और आपको कोशिश ये करनी है कि आपको रोज एटलीस्ट 1.5 आवर टैक्स के लिए निकालना ही निकालना है। 1.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, आप अपने दिन का 1.5 घंटा अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस अगर आप टैक्स में देते हो अपने सेल्फ रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, तो आई कैन गारंटी यू कैन स्कोर 70+ मार्क्स। इतना आसान हो जाएगा आपके लिए 70+ स्कोर करना अगर आप रेगुलरली 1.5 घंटा इसको देते हो। और इस 1.5 घंटे में जो आपका करंट चैप्टर चल रहा है आप उसे रिवाइज करेंगे, प्लस आपके जो चैप्टर हो रखे हैं, जो पुराना सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है उसे भी आप रीविजिट करेंगे। रीविजिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने रीविजिट नहीं किया, बिलीव मी, जब हमारी क्लासेस ओवर होंगी तो आपको लगेगा आपने कभी टैक्स पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लगेगा आपको। तो अगर आप टैक्सेशन में पकड़ चाहते हो तो इसे आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। सब लोग मेरे साथ मिलकर शपथ लेंगे और मेरे साथ रिपीट करेंगे, सर हम आपको वादा करते हैं कि हम आज से रोज 1.5 घंटा टैक्सेशन को देंगे, जितना भी आप क्लास में कराओगे वो हम सेम डे पे रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग रिवीजन करके हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कॉन्क्रीट करेंगे। ये हम शपथ लेते हैं और हम मई 2021 में आपको 70+ मार्क्स टैक्सेशन में स्कोर करके देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। चलो बहुत अच्छे, सही शपथ ले ली है आप लोगों ने। अब इस शपथ पे बने रहिएगा और अच्छे से मेहनत करिएगा, ठीक। अब सर अगर आपको कोई भी डाउट आता है, जो बच्चे मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं वो तो मेरे से डाउट पूछ ही सकते हैं, लेकिन जो बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस लेने वाले हैं तो आप लोग मेरे से डाउट कैसे पूछ सकते हो। हमारा प्रोफेशनल्स पॉइंट ऐप में आपके लिए पूरा का पूरा एक इनकम टैक्स का ग्रुप बन जाएगा,
जहां पर आप सभी लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे मान लीजिए आपको कोई डाउट है तो वो डाउट हो सकता है बाकी बच्चों के भी दिमाग में हो, तो उन्हें भी क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आप यहां नहीं पूछना चाहते हैं, आपको शर्म आती है नहीं यार ग्रुप में मैं अपने डाउट्स नहीं पूछूंगा, तो आप मेरे को अपने डाउट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7007249936 पे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें भर भर के डाउट आते हैं, भर भर के डाउट आते हैं, और आपको कसम है कि आप वो सारे डाउट मेरे से पूछोगे। कोई भी डाउट आप अपने दिमाग में नहीं रखोगे, क्योंकि अगर आपने डाउट अंदर रख लिया तो वो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो भर भर के डाउट आएंगे, सिली डाउट्स भी आएंगे, बेफिक्र रहो, आप मेरे से हर एक डाउट पूछ सकते हो। आपको ये नहीं बोला जाएगा, स्कोल्ड नहीं किया जाएगा कि ये बच्चों वाला क्वेश्चन तुम मेरे से पूछ रहे हो। बिल्कुल बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, एलिमेंट्री है, देन ऑल्सो आप पूछो। क्योंकि सर अभी अगर आपका बेस वीक हो गया तो सीए फाइनल्स में भी आपको यही सब्जेक्ट से दोबारा पाला पड़ने वाला है, जीटी और आईडीटी से। तो अपना अगर आपने बेस वीक कर लिया, तो मान लो गलती से यहां पास हो गए तो फाइनल्स में बहुत परेशान हो गए। तो कोशिश ये करो कि यहां से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करके सीए फाइनल की तरफ आप बढ़िए, ठीक है। अब हम लोग सर स्टार्ट कहां से करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट कहां से करने वाले हैं बच्चों? हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से। स्टार्ट हम लोग करेंगे इनकम टैक्स से, जो हमारा ये 60 मार्क्स का सिलेबस है, इसे हम लोग वाइंड अप करना स्टार्ट करेंगे, राइट? ठीक है सर। सर अब सबसे पहले इनकम टैक्स स्टार्ट करने से पहले हमारा एक छोटा सा सवाल रहेगा आपके लिए कि सर टैक्स क्या होता है। दूसरा सवाल मेरा रहेगा आपसे कि सर टैक्स कितने तरीके का होता है। और अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि सर ये टैक्स लगाया क्यों जाता है। इनकम टैक्स स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सर टैक्स क्या होता है, कितने तरीके का होता है, और टैक्स क्यों लगाया जाता है। बताइए, कोई मेरे को हेल्प करना चाहेगा? जो बच्चे ऑनलाइन हमको देख रहे हैं, आप में से क्या कोई मेरी मदद करना चाहेगा? कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा कि सर ये टैक्स होता क्या है? एनीवन? रूपा, आनंद, राजेश, इंदु जी कह रही हैं कि सर ये जो टैक्स होता है ये कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट लगाती है। अच्छा, आनंद कह रहे हैं फाइनेंशियल चार्ज मॉनेटरी टू द गवर्नमेंट। ओके, बाकी बच्चे क्या बोलना चाहेंगे? प्लीज जरा इनपुट दीजिए। देखिए, अगर लाइव सेशन ले रहे हो और अगर आप इनपुट नहीं दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। आपको लगेगा कि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो लाइव में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। हाँ जी, साहू जी आप क्या कहना चाहेंगे? साहू जी आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज इनपुट दीजिए। चलिए, बच्चे हमारे थोड़े शर्मीले हैं। टैक्स क्या होता है सर? टैक्स जो है इट इज अ कंपल्सरी चार्ज, इट इज अ कंपल्सरी चार्ज levied by the government. It is a compulsory charge levied by the government. ठीक है सर, ये एक तरीके का कंपल्सरी चार्ज है। कंपल्सरी मतलब मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। और ये लगाया किसने है? गवर्नमेंट ने लगाया है, और लेविड बाय द गवर्नमेंट एज पर लॉ। ठीक है ना, लॉ के रूप में हमारे ऊपर इसे इंपोज किया गया है। टैक्स एक चार्ज है जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है। जो भी पैसा हम अर्न करते हैं या फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट जबरन
हमसे क्या करती है, टैक्स का पैसा वसूलती है। आपने पुरानी मूवी शायद देखी हो 70s 80s में, उसमें क्या होता था सर, उसमें गुंडे लोग हुआ करते थे और गुंडे लोग क्या करते थे, अपने एरिया में जितने भी शॉप्स चल रहे होते थे उन लोगों से हफ्ता वसूलते थे। कहते थे कि इस एरिया में रहना है, हमसे डर के रहना पड़ेगा और हमें हफ्ता देना पड़ेगा। तो वो लोग दुकान पे जाते थे, शॉप्स पे जाते थे और काउंटर पे चाकू निकालते थे और यूं रख देते थे और कहते थे लाओ हफ्ता निकालो। और जो शॉपकीपर होता था वो डर के उनको क्या करता था, हफ्ता देता था। वो जो गुंडे लोग कर रहे थे वो लोग मनी का एक्सटॉर्शन कर रहे थे और वो इलीगल वे में कर रहे थे। गवर्नमेंट भी यही कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है बेटा इस देश में रहना है, इस इकोनॉमी का पार्ट रहना है, तो आपको हमें क्या करना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी एक्सटॉर्शन कर रही है, पैसा आप कमा रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत के पैसे में आपको गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो ये एक्सटॉर्शन कर रही है वो एज पर लॉ कर रही है। उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दिया है कि तुम एक लॉ बनाओ और उस लॉ के चलते तुम जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में उनसे तुम टैक्स क्या ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज। कोई भी व्यक्ति अपने हार्ड अर्न्ड मनी में से पैसा किसी को देना नहीं चाहेगा। मान लो मेरी इनकम 20 लाख रुपए है साल की और गवर्नमेंट मेरे से कहे 20 लाख का 30%, 6 लाख रुपए तुम मेरे को दे दो, मतलब मैंने 12 महीने मेहनत करी, रात दिन एक करके 20 लाख रुपए कमाया और गवर्नमेंट झट से ईयर एंड में मेरे से वो 6 लाख रुपए ले जाएगी। सोच लो, समझ में आ रहा है, 20 में से 6 चले गए, मेरे पास सिर्फ कितने बचे, 14 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट मेरे से जबरदस्ती वसूलेगी और अगर मैं नहीं दूंगा तो गवर्नमेंट मेरे को उठा के जेल में भी बंद कर सकती है। प्रोसिक्यूशन के भी प्रोविजन है अगर आप गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं पे करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, इवेजन करते हैं अगर आप टैक्स का। अब आपने सुना होगा मनी होता है, एक ब्लैक मनी होता है, एक व्हाइट मनी होता है। ये ब्लैक मनी और व्हाइट मनी क्या होता है? ब्लैक मनी क्या दिखने में काला होता है और व्हाइट मनी दिखने में सफेद होता है, फेयर एंड लवली लगाता है, ऐसा है क्या? सर ब्लैक मनी और व्हाइट मनी में फर्क इतना है कि व्हाइट मनी जो होता है वो हम गवर्नमेंट को अकाउंट फॉर करते हैं, गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करते हैं। व्हाइट मनी क्या होता है सर? व्हाइट मनी वो मनी होता है जो गवर्नमेंट को हम डिस्क्लोज करते हैं। व्हाइट मनी ये वो पैसा होता है जो हम गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करते हैं कि सर हमने ये पैसा कमाया है। और ब्लैक मनी वो होता है जो हम गवर्नमेंट को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, छुपा लेते हैं गवर्नमेंट से, कमाया है लेकिन गवर्नमेंट को नहीं बताते हैं कि हमने पैसा कमाया है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं ब्लैक मनी। ये जो टैक्सेशन है इसकी वजह से ब्लैक मनी का जन्म होता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको हम टैक्स हेवन बोलते हैं, वहां पर टैक्सेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे मॉरिशियस, आपने शायद सुना होगा, मॉरिशियस के अंदर आपका टैक्सेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। स्विट्जरलैंड सुना है नाम आपने? यहां पर सर टैक्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं यहां पर टैक्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब जहां पर टैक्सेस ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं वहां पे व्हाइट मनी और ब्लैक मनी का कोई रोल भी नहीं आता है, राइट? तो सबसे पहले हमें यह समझ में आया कि सर ये टैक्स क्या होता है। टैक्स सर एक कंपल्सरी चार्ज है जो गवर्नमेंट ने पब्लिक के ऊपर थोप रखा है, लगा रखा है। और ये कैसे लगा रखा है? एज पर लॉ। ठीक है, आप लोग चाहे तो मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि सिर्फ अभी आप स्क्रीन पे देखिए कि हो क्या रहा है, समझिए। मैं जितने भी ये नोट्स बना रहा हूं अगर आप कॉपी कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं कॉपी हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बाद में आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स की जितने भी हमारे क्लास नोट्स हैं ये आपको बाद में मिल जाएंगे। जब रिवीजन करिएगा तो आप अपने फेयर नोट्स बना लीजिएगा। अभी पूरा फोकस स्क्रीन पे रखिए। अगला सवाल आता है सर कि ये कितने तरीके का होता है। अगला सवाल आता है कि सर ये कितने तरीके के टैक्सेस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो टैक्सेस बेटा हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स।
और इनडायरेक्ट टैक्स का सर एग्जाम्पल है आपका जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। ऑल दीज आर इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या होता है? देखिए, टैक्स के अंदर दो चीजें रहती हैं। एक होता है कि टैक्स लेवी किस पे किया गया, टैक्स लेवी किसके ऊपर किया गया, और दूसरा टैक्स का बर्डन किसने बियर किया। टैक्स लेवी किस पे किया गया और टैक्स का बर्डन किसने बियर किया। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये दोनों लोग क्या होते हैं? सेम पर्सन होते हैं। जो बंदे के ऊपर टैक्स लगाया गया है वही बंदा गवर्नमेंट को जाके टैक्सेस पे भी करेगा। जिस बंदे के ऊपर टैक्स लगाया गया है वही बंदा जाके गवर्नमेंट को टैक्सेस पे भी करेगा। एग्जाम्पल इनकम टैक्स। तो अगर इनकम अर्न करी है मिस्टर जे ने, तो ये जो इनकम टैक्स है ये इंपोज किसके ऊपर किया गया है? ये इंपोज किया गया है मिस्टर जे के ऊपर। एंड टैक्स का पेमेंट भी कौन करेंगे? टैक्स पेमेंट इज ऑल्सो मेड बाय मिस्टर जे। बात समझा? तो बर्डन और लेवी ये दोनों सेम पर्सन के ऊपर होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका जो लेवी होता है और जो बर्डन होता है ये डिफरेंट पर्संस के ऊपर होता है। लेवी और बर्डन इसका डिफरेंट पर्सन पे होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी में गवर्नमेंट ने बोला है किससे? सप्लायर से क्या बोला है कि बाबू तुम कोई भी अगर गुड्स और सर्विस सप्लाई करोगे तो उसके ऊपर जीएसटी लेवी किया जाएगा। सप्लायर जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा उसके ऊपर जीएसटी लेवी किया जाएगा। लेकिन सप्लायर को यह पावर दे दी कि आप क्या कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो जीएसटी फ्रॉम योर कस्टमर। आप कस्टमर से गुड्स और सर्विस का पैसा तो ले ही सकते हो, साथ के साथ आप उससे टैक्स का पैसा भी कलेक्ट कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए सप्लायर ने गुड्स सोल्ड किए हैं रिसिपिएंट को। सप्लायर का नाम दे देता हूं मैं, सप्लायर का नाम ले लेते हैं लाइफस्टाइल और रिसिपिएंट का नाम दे देते हैं मिस्टर जे, राइट। लाइफस्टाइल ने क्या किया है सर? लाइफस्टाइल ने गुड्स सोल्ड किए हैं मिस्टर जे को। इन गुड्स की जो कीमत है वो है सर 10,000 रुपए। अब गवर्नमेंट ने कहा कि लाइफस्टाइल तुम जो अपने कस्टमर को ये 10,000 रुपए के गुड्स बेच रहे हो, हमें इस 10,000 पे तुमसे जीएसटी चाहिए, और वो भी चाहिए एट द रेट ऑफ 12%। तो लाइफस्टाइल क्या करेगा? लाइफस्टाइल जब इनवॉइस इशू करेगा मिस्टर जे को, तो वो इनवॉइस पे वो लिखेगा कि 10,000 रुपए मैं तुमसे गुड्स का ले रहा हूं और 1,200 रुपए मैं तुमसे जीएसटी का ले रहा हूं। मिस्टर जे क्या करेंगे? मिस्टर जे सप्लायर को 11,200 रुपीज पे करेंगे। मिस्टर जे लाइफस्टाइल को 11,200 रुपए पे करेंगे और लाइफस्टाइल क्या करेगा? लाइफस्टाइल आगे गवर्नमेंट को 1,200 रुपए पे कर देगा। दिस इज जीएसटी। यहां पर टैक्स किसके ऊपर लगाया गया? सर टैक्स लगाया गया लाइफस्टाइल के ऊपर, लेकिन टैक्स का बर्डन किसने बियर किया? बर्डन बियर किया आपके मिस्टर जे ने। लेवी किनके ऊपर हुआ था? लाइफस्टाइल के ऊपर। लेकिन बर्डन किसके ऊपर आया? सर बर्डन आया मिस्टर जे के ऊपर। सर ये तो हमें अब समझ में आ गया कि टैक्स क्या होता है
और टैक्स कितने तरीके का होता है, ये दोनों बातें सर हमको अच्छे से समझ में आ गई है। अब सर आप हमें ये बताओ कि ये टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, क्या जरूरत पड़ी है हमें टैक्सेस को इंपोज करने की। सर हमें टैक्सेस इसलिए लगाने हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर ऑफ नेशन के लिए, वेलफेयर ऑफ नेशन के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करती है। जैसे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है ताकि आप लोग अच्छा बिजनेस कर सकें, वो हॉस्पिटल्स खोलती है जहां पर आपको वर्ल्ड क्लास आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिल सकें, वो आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। सर वो आपको आपके दुश्मनों से बचाती है, डिफेंस पे पैसा खर्च करती है, राइट। और वो क्या करती है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रही है, हेल्थ पे पैसा लगा रही है, एजुकेशन पे पैसा लगा रही है, डिफेंस पे पैसा लगा रही है, और आपके लॉ एंड ऑर्डर पे, पुलिस कोर्ट कचहरी जो चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे पैसा खर्च कर रही है। और बहुत सारे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट करती है, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द नेशन के लिए। और इन खर्चों के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इन खर्चों के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। सर पैसा, हर किसी को पैसा मांगता है, तो गवर्नमेंट को भी तो पैसा मांगता है ना। ये खर्चे कैसे होंगे, ये खर्चे कैसे होंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन खर्चों को बियर करने के लिए हम लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज कर दिए। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये टैक्स मैं अपने लिए थोड़े ना ले रही हूं, मैं ये टैक्स अपने लिए थोड़े ना ले रही हूं, मैं ये टैक्स तेरे लिए ले रही हूं। मैं तेरे को इस टैक्स के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगी, मैं तेरे को हेल्थ दूंगी, एजुकेशन दूंगी, डिफेंस दूंगी, लॉ एंड ऑर्डर दूंगी। अब ये तो अंदर की बात है ना सर, ये तो हमें पता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट नाम के लिए हमको बोलती है कि हम हेल्थ पे पैसा लगा रहे हैं, और आप भी जानते हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के क्या हाल है। गवर्नमेंट बोलती है मैं एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रही हूं, और आप भी जानते हो कि सर गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या हाल है, ठीक है ना। तो सर वो कहने के लिए है कि गवर्नमेंट ये जो खर्चे करेगी, इन खर्चों का पैसा उसके पास कहां से आएगा। सर उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, टैक्सेस को इंपोज किया हुआ है। यहां तक जो मैंने ब्रीफिंग करी आपको टैक्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, इसमें आपको कोई डाउट है, इसमें आपको कोई डाउट है, बताइए। ठीक, चलिए अब हमने इंट्रोडक्शन की बातें सर कर ली कि सर ये टैक्स क्यों लगाया जाता है। टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं मैंने आपको ये बताया, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इंपैक्ट एक ही बंदे के ऊपर होता है, मतलब कि लेवी और बर्डन एक ही बंदे के ऊपर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स पे इंसिडेंस और इंपैक्ट दो अलग अलग पर्सन्स पे पड़ता है। आपका इंसिडेंस लाइफस्टाइल पे आया था, लेकिन उसका बर्डन जो बियर किया वो मिस्टर जे ने बियर किया। यहां पे असेसी हिमसेल्फ बियर सच टैक्सेस, मतलब जिसके ऊपर लगाया गया है वही बियर करेगा। और यहां पर वो टैक्स का पैसा क्या करता है, रिकवर कर लेता है अपने कस्टमर से, मतलब कि अपना बर्डन वो पास ऑन कर देता है। आपका ये इनकम पे लेवी किया जाता है, और ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज पे लेवी किया जाता है। इसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, इसका एग्जाम्पल जीएसटी और कस्टम ड्यूटी है। इनकम टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, जबकि आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। सर इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब यह है कि सर अगर आप ज्यादा इनकम कमाते हो तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा,
और अगर आप कम इनकम कमाते हो तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। और यहां पे हायर टैक्स का मतलब क्या है, हाई रेट से टैक्स लगेगा, और लो इनकम कमाते हो तो लो रेट से टैक्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, रेट की बात कर रहा हूं। तो अगर आप हायर इनकम ग्रुप पे हो तो आपका रेट ऑफ टैक्स कितना होगा, हाई होगा, और अगर आप लोअर इनकम ग्रुप पे हो तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो क्या होगा, जीरो। तो सर सबसे कम टैक्स रेट क्या है बेटा, लो में हमारे पास नील है। और सर सबसे ज्यादा में क्या है, सर हाई में हमारे पास 30% का टैक्स रेट है, प्लस इसके ऊपर हमारे पास 37% का सरचार्ज है, प्लस हमारे पास इस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। मतलब कि अगर आप हाई इनकम ग्रुप पे हो तो मैक्सिमम टैक्स जो आप देते हो वो इफेक्टिवली आता है 42.744%। सर ये आपने क्या किया, 30 प्लस 37 प्लस 4, तो सर आपका अराउंड 71% होता है। ये आपने 42.744 कैसे लिखा है बेटा, ऐसे लिखा है। देखो जो टैक्स रेट है आपका वो 30% का है, इस 30% पे गवर्नमेंट सरचार्ज लेती है, और मैक्सिमम सरचार्ज का जो रेट है वो 37% है। और ये 37% पता है किसका लगता है, इस 30% का लगता है। तो 30 का अगर आप 37% निकालते हो तो वो 11.1% आता है, टोटल हो जाता है 41.1%। और इस 41.1% पे गवर्नमेंट हमसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेती है एट द रेट ऑफ 4%। और ये 4% किसका लगता है, 41.1% का लगता है। तो 41.1% का अगर आप 4% निकालते हो तो वो आता है 1.644%। टोटल करोगे तो आएगा 42.744%। इस 42.7744% को हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट भी बोलते हैं। मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको ये बताने के लिए कि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है। तो लो इनकम ग्रुप है, अगर आप अप टू ₹5 लाख कमाते हो, अप टू ₹5 लाख कमाते हो तो आपको एक भी रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना होता है। और अगर आप हायर स्लैब रेट पे पहुंच जाते हैं तो आप गवर्नमेंट को 42% तक का भी टैक्स पे करते हैं। इसको बोलते हैं कि सर ये कैसा है, प्रोग्रेसिव है नेचर में। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। क्या होता है सर, रिग्रेसिव इन नेचर होता है। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या रहता है सर, सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम ऑफ असेसी। आपकी इनकम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका रेट जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक शर्ट है जिसका कीमत 3,000 रुपए है 3,000 रुपए है, और इस पे जो जीएसटी का रेट है वो 18% का जीएसटी है। इस शर्ट पे 18% का जीएसटी लगता है, यानी कि इस शर्ट की कीमत अलोंग विद जीएसटी कितनी हो जाएगी, शर्ट की कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी हो जाएगी सर 3,000 प्लस 540 का जीएसटी 3,540। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस शर्ट को मिस्टर एक्स खरीदे, मिस्टर एक्स की जो टोटल इनकम है वो 100 लाख रुपए की है। इस शर्ट को मिस्टर वाई खरीदे जिनकी टोटल इनकम 20 लाख रुपए की है। मिस्टर जेड खरीदे जिनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए की है। कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, तीनों के लिए जो प्राइस रखा गया है वो सेम रखा गया है।
आपकी इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कम कमाते हो ज्यादा कमाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं कमाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप शर्ट खरीदने जाएंगे ये 3,000 रुपए की, तो आपको 18% का जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, रिग्रेसिव है। हायर इनकम ग्रुप वाला व्यक्ति भी 18% से जीएसटी देगा और लोअर इनकम ग्रुप वाला व्यक्ति भी 18% से ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। बोलिए बच्चा, यहां तक मेरी बातें आपको क्लियर हुई है? डीटी और आईडीटी ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई है? बढ़िया, चलिए आगे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है सर? सर गवर्नमेंट जो ये टैक्स लगा रही है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? देखिए इंडिया में जो सुप्रीम लॉ है, जो सबसे बड़ा लॉ है, लॉ का फादर जो है वो क्या है? वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आपका सुप्रीम लॉ है। मतलब जितने भी लॉज बन रहे हैं वो सब लॉज इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बन रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक प्रिएम्बल है, 22 पार्ट है, 444 आर्टिकल है और 12 शेड्यूल है। कोई भी टैक्स जो कंफर्मिटी में नहीं है, मतलब इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, कोई भी लॉ जो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, उसको अल्ट्रा वायर्स बोला गया है। अल्ट्रा वायर्स मतलब कि सर ये इलीगल है, ये वॉइड है, गवर्नमेंट ये लगा ही नहीं सकती है। मतलब गवर्नमेंट वही टैक्सेस इंपोज कर सकती है, गवर्नमेंट वही टैक्सेस इंपोज कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है वही टैक्सेस गवर्नमेंट लगा सकती है और कोई टैक्सेस गवर्नमेंट इंपोज नहीं कर सकती है। ठीक है, कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के गिवन है। आर्टिकल 265 है, वो कहता है कि कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स गवर्नमेंट बिना लॉ बनाए कलेक्ट या लेवी नहीं कर सकती है। तो आपको पहले एक लॉ बनाना पड़ेगा, लॉ बनाने के बाद ही आप टैक्सेस को लेवी कर सकते हो और आप उसे कलेक्ट कर सकते हो। और लॉ बनाने के लिए आपके पास पावर कहां से आएगी? लॉ बनाने के लिए आपके पास पावर आएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। आर्टिकल नंबर 246 है, रीड विद शेड्यूल 7, ये कहता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है लॉ का, उसे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ, लॉ को हमने 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। पहली लिस्ट जो हमने बनाई है वो यूनियन लिस्ट है। इस यूनियन लिस्ट में हमने वो मैटर्स लिख दिए हैं जिन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में हमने वो मैटर्स लिख दिए हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट है हमारे पास, इसमें वो मैटर्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्सेस लगा सकती है। बात समझा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 246, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 246, रीड विद शेड्यूल 7, इसने कहा कि लॉ इंपोज करने के लिए हमने 3 लेयर बना दी हैं। एक है यूनियन लिस्ट, इसके अंदर हमने वो मैटर्स लिखे हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी। मतलब यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं लगा सकती है। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पे केवल स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमने वो मैटर्स लिख दिए हैं सर जिसके ऊपर सेंट्रल भी टैक्स लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगाएगी। तो सर क्या कॉन्करेंट लिस्ट वाले मैटर्स पे सेंट्रल और स्टेट दोनों के टैक्सेस लग गए तो क्या हमें दोनों के टैक्सेस देने पड़ेंगे? नहीं। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई मैटर है और उस पे स्टेट और सेंट्रल दोनों ने अगर टैक्स लगा दिया तो स्टेट का टैक्स वॉइड हो जाएगा और सेंट्रल का टैक्स लीगल माना जाएगा।
क्या बोला मैंने? अगर कॉन्करेंट लिस्ट में से किसी मैटर पे सीजी और एसजी दोनों ने टैक्सेस लगा दिए तो सीजी का जो आपका टैक्स है वो वैलिड माना जाएगा, वो लॉ वैलिड माना जाएगा, और स्टेट का जो लॉ है वो वॉइड हो जाएगा, वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर? अब सर ये बताओ कि ये जो आप इनकम टैक्स पढ़ा रहे हो ये कहां लिखा हुआ है? तो इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो टैक्सेस ऑन इनकम कौन लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। एंट्री नंबर 82 कहती है कि सभी इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। अब मैं अगर आपको बता दूं, इंडिया में जो एग्रीकल्चरल इनकम है, इंडिया में जो एग्रीकल्चरल इनकम है उस एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट कर रखा है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है कि सर उसके ऊपर कोई भी टैक्स इंपोज नहीं होता है। बस इस बात का ध्यान रखने का है कि वो खेती बाड़ी की इनकम कहां से होनी चाहिए? इंडिया के खेतों से होनी चाहिए। तो अगर इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करते हो तो उसके ऊपर तुम्हें कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन अगर तुमने कोई फॉरेन में एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करी होगी उसके ऊपर टैक्सेस लग सकते हैं। ये चर्चा बाद में करेंगे। एक जस्ट आपको नॉलेज दिया मैंने कि इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो अभी तक हमें यह समझ में आया कि सर गवर्नमेंट कोई भी टैक्सेस एवं ही नहीं लगा देती है। गवर्नमेंट के पास पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमारे पास एक आर्टिकल नंबर 246 है जिसे शेड्यूल नंबर 7 के साथ पढ़ा जाता है। उसने हमको बताया कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ने टैक्सेस को, लॉ को 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। एक लेवल है यूनियन लिस्ट का, इनमें वो मैटर्स लिख दिए हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। दूसरा लेवल है आपका स्टेट लिस्ट का, इसके अंदर वो मैटर्स लिख दिए जिस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी। और तीसरा लेवल है कॉन्करेंट लिस्ट का, इसके अंदर वो मैटर्स लिख दिए हैं जिसके ऊपर स्टेट और सेंट्रल दोनों टैक्सेस लगाएगी। और अगर किसी मैटर पे सेंट्रल और स्टेट दोनों ने टैक्सेस लगा दिए हैं तो उस केस में स्टेट का जो टैक्स है वो वॉइड हो जाएगा और सेंट्रल का जो टैक्स है वो लीगल करार कर दिया जाएगा। अब सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लॉ को कैसे एडमिनिस्टर करती है? टैक्स लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो सर हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर 2 बोर्ड्स बनाए गए हैं। एक बोर्ड का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे बोर्ड का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस किसको गवर्न करता है? सर इसका काम है इनकम टैक्स को गवर्न करने का। और जो आपका जीएसटी और कस्टम है इसे कौन गवर्न करता है? सर इसके गवर्न करता है सीबीआईसी। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए हमारे पास सीबीडीटी है और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए हमारे पास सीबीआईसी बनाया गया है। इसके बाद अगला बात कहता है कि सर ये जो दोनों बोर्ड्स हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत बनाए गए हैं 1963 में। जस्ट योर नॉलेज, सीबीडीटी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस को लेवी करता है, सीबीएसई जो है वो सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस को डील करता है। सर क्या इसमें से एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा? जो अभी तक हमने पढ़ा इसमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये केवल और केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कोई भी टैक्स आता कैसे है, लगता कैसे है, ठीक है ना। ये आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। तो ये बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए। इस पे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब अगला जो पॉइंट आता है कि सर ये जो इनकम टैक्स हमको पढ़ना है इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब किन किन चीजों को पढ़ के हमें पूरा इनकम टैक्स समझ में आएगा, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी कि हम इनकम टैक्स के महारथी बन जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास टोटल 5 सोर्सेस हैं जिनसे आपको इनकम टैक्स के बारे में समझ में आता है, आपको इनकम टैक्स का ज्ञान मिलता है, या फिर आप कह लो कि आप इनकम टैक्स की एप्लीकेशन जो करना सीखेंगे वो 5 सोर्सेस है हमारे पास। सबसे पहला जो सोर्स है आपके पास वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम जो इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं ये उस ईयर में लाया गया था जिसका ईयर नंबर है 1961।
इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये आपका एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। तो एक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, लेकिन ये इफेक्टिव कब से हुआ था? ये इफेक्टिव हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। ये जो है आपका मेन लॉ है। द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया and became effective on 1/4/1962. The act contained the provisions for the determination of taxable income. टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली जाएगी, कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, ये बात इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखी हुई है। आपका टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगा, ये बात इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है। आपका असेसमेंट अगर होगा, मतलब इनकम का कैलकुलेशन, असेसमेंट, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई डिस्प्यूट आ रहा है, तो उसका असेसमेंट कैसे होगा, ये बातें भी इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई हैं। अगर आप इनकम टैक्स के असेसमेंट से खुश नहीं हैं और आप उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं, तो अपील करने का क्या प्रोसीजर है, ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट की कंप्लायंस नहीं करेंगे तो क्या पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, वो यहां पर लिखा हुआ है। और क्या पावर एंड ड्यूटीज हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी की, ये भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर लिखा हुआ है। मतलब कि हमारा जो माई बाप है इनकम टैक्स के अंदर, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। सारी बातें, क्या करना है, कब करना है, ये सारी बातें किसके अंदर लिखी हुई है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अब आपके दिमाग में आएगा, सर इस समय चल रहा है 2020, हम पेपर देने वाले हैं 2021 में, तो मतलब 2021 में हम अराउंड ये सर 60 इयर्स पुराना एक्ट के हिसाब से पेपर देने वाले हैं। नहीं, ये जो आपका इनकम टैक्स है, ये हर साल क्या होता है, अमेंड होता है। ये हर साल क्या होता है, अमेंड होता है। तो इसका नाम तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, लेकिन ये मेरे बच्चे अमेंड किया हुआ है आज की डेट तक। ये अमेंडेड है अप टू डेट। हर साल इसके अंदर अमेंडमेंट आती है। और वो अमेंडमेंट कैसे आती है? वो अमेंडमेंट आती है फाइनेंस एक्ट के थ्रू। हर साल हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्या करता है, बजट लेकर आता है। हर साल हमारे पास क्या आता है, बजट आता है। हर साल हमारे पास बजट आता है। जनरली ये बजट कब आता है सर? जनरली ये बजट जो आता है वो 1 फेब को आता है। 1 फेब एवरी ईयर। जनरली ये 1 फेब को आपका बजट आता है। बजट वही जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा था। बजट मतलब गवर्नमेंट बताती है कि उसको रेवेन्यू कहां कहां से होगा, और गवर्नमेंट बताती है कि वो अपना एक्सपेंडिचर कहां कहां करेगी। अब रेवेन्यू में आपके पास 2 सोर्सेस थे। एक आपका कैपिटल रिसीट्स हुआ करती थी, और एक आपकी रेवेन्यू रिसीट्स हुआ करती थी। और रेवेन्यू रिसीट्स में अगर आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट है टैक्सेस। तो इस टैक्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है सर? गवर्नमेंट एक फाइनेंस बजट लेकर आती है। फाइनेंस बजट लेकर आती है, जिसे हम फाइनेंस बिल के नाम से भी जानते हैं। और कौन लेकर आता है सर? ये फाइनेंस बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर। ये फाइनेंस बिल के अंदर सारे चेंजेस हैं, जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी अमेंडमेंट करनी है, जो भी नई चीजें डालनी है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो भी चेंजेस लेकर आने हैं, वो सब इस फाइनेंस बिल के अंदर रहते हैं। और इस फाइनेंस बिल को प्रेजेंट किया जाता है इन पार्लियामेंट। ठीक है? जब ये फाइनेंस बिल प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, तो फिर इसके ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग दोनों हाउसेस में होगी, आपकी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जब ये वोटिंग के थ्रू पास होता है तो ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट साहब इस पे अपने क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। और जैसे ही वो सिग्नेचर कर देते हैं, ये जो फाइनेंस बिल है ये फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डाल दिया जाता है। बात समझा मेरा?
क्लियर हुआ मेरा फंडा? तो फाइनेंस एक्ट हर बार क्या कर रहा है, आपके इनकम टैक्स एक्ट को चेंज कर रहा है। अच्छा, अभी जो ईयर चल रहा है वो ईयर चल रहा है फाइनेंस एक्ट 2020। लास्ट जो एक्ट आया था वो आया था फाइनेंस एक्ट 2020। अब नेक्स्ट ईयर फेब में आएगा फाइनेंस एक्ट 2021। सर इसका मतलब ये हुआ, हम पेपर देने वाले हैं मई 2021 में, तो हमारे ऊपर जो फाइनेंस एक्ट लगेगा वो फाइनेंस एक्ट 2021 लगेगा, ऐसा क्या? नहीं, आप पेपर देने वाले हैं मई 2021 में, और आपके ऊपर जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा। अब ये फाइनेंस एक्ट 2020 लगता कब है, एप्लीकेबल कब होता है? सर ये फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है ऑन इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो जो 2020-21 में आप इनकम अर्न करोगे, 2020-21 में जो आप इनकम अर्न करोगे, इस इनकम का असेसमेंट मतलब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इस इनकम का असेसमेंट कौन से फाइनेंस एक्ट के हिसाब से होगा? 2020 के हिसाब से होगा। और आपके एग्जाम में भी जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो 2020 एप्लीकेबल है। तो मतलब जो बच्चे मई 2021 में अपीयर होने वाले हैं, उन बच्चों के ऊपर जो फाइनेंस एक्ट लगेगा वो लगेगा 2020। बात समझे? तो ये फाइनेंस एक्ट क्या करता है सर? ये फाइनेंस एक्ट अमेंड कर देता है आपके इनकम टैक्स एक्ट को। आइए एक बारी टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। Every year, a finance bill is presented before the parliament by the finance minister. The bill contains various amendments which are sought to be made in the areas of direct and indirect tax levied by the central government. When the finance bill is approved by both the houses of the parliament and receives the assent of the president, it becomes the finance act. The provision of such finance act thereafter incorporated in the income tax act. तो एक बारी फाइनेंस बिल जब फाइनेंस एक्ट बन जाता है तो फाइनेंस एक्ट के सारे प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। बात समझा मेरी? क्लियर हुआ फंडा यहां तक? कहना क्या चाह रहा हूं कि आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, वो भले 1961 का है लेकिन वो अमेंडेड है एज पर फाइनेंस एक्ट 2020। अभी लास्ट जो फाइनेंस एक्ट आया है वो 2020 आया है, तो वो एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 अप टू डेट है। अब अगला जब आएगा फाइनेंस एक्ट 2021, उसके भी सारे चेंजेस इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए जाएंगे, और ये रहेगा तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 लेकिन अमेंडेड हो जाएगा अप टू 2021। बात समझा मेरा? इसके बाद सर हमको पढ़ने होते हैं इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स में क्या है सर? सर इनकम टैक्स एक्ट ने बोल दिया क्या करना है, इनकम टैक्स एक्ट ने बोल दिया क्या करना है, अब उसे कैसे करना है वो कहां लिखा हुआ है? इनकम टैक्स रूल्स में। यहां क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, और यहां क्या लिखा हुआ है? सर यहां लिखा हुआ है कैसे करना है। सर आप ये कहना क्या चाह रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिलेगा। देखिए अभी आप लोगों ने सुना होगा कभी कि आपके कोई भैया है, आपकी कोई दीदी है, आपके कोई अंकल है, या आपके कोई आंटी है, ये लोग एक अच्छी जॉब में है, ये लोग जॉब कर रहे हैं और इनके एम्प्लॉयर जो है वो इनको सैलरी देते हैं 20 लाख रुपए पूरे साल की। और आपने सुना होगा कि इनको रहने के लिए सर घर भी दिया हुआ है। सर घर के अंदर ना नौकर चाकर भी दे रखे हैं, सर्वेंट भी है सर, और सर गाड़ी भी दे रखी है। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे मेहरबान है, सैलरी तो दे ही रहा है
घर भी दे रहा है, सर्वेंट भी दे रहा है, कार भी दे रहा है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि ये जो हाउस, सर्वेंट और कार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, ये हाउस, सर्वेंट और कार जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, सर ये भी टैक्सेबल होगा, ये भी टैक्सेबल होगा इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। इतनी बात इनकम टैक्स एक्ट ने बोली और कहा कि इस हाउस का जो वैल्यू है, इस सर्वेंट का जो वैल्यू है, इस कार का जो वैल्यू है, जो टैक्सेबल होना है, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलेंगी? सर ये सारी चीजें हमें इनकम टैक्स रूल्स से मिलेंगी। इनकम टैक्स रूल बताएगा कि इस घर का वैल्यू कैसे निकले, क्योंकि भाई एम्प्लॉयर ने तो घर दिया हुआ है, उस घर की एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी ये इनकम टैक्स रूल बताएगा। जो सर्वेंट दे रखे हैं उनकी वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी, वो बेनिफिट कैसे डिटरमिन होगा, इनकम टैक्स रूल में बता रखा है। कार का वैल्यू कैसे डिटरमिन होगा, कितना पैसा एम्प्लॉय के हाथ में कार के लिए टैक्सेबल करना है, ये बातें इनकम टैक्स रूल में बता रखी है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये तो मैंने आपको जॉब वाला एग्जांपल बताया। मिस्टर जे हैं, ये बिजनेस चलाते हैं सर, बिजनेस चलाते हैं। इन्होंने कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, इन्होंने मोटर व्हीकल खरीदा, तो इनके ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है, डेप्रीसिएशन लगता है अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, एक सेक्शन नंबर 32 है, वो कहता है कि इनके ऊपर तुम्हें डेप्रीसिएशन लगाना है, लेकिन डेप्रीसिएशन किस रेट से लगाना है, वो रेट कहां लिखा हुआ है, वो रेट इनकम टैक्स रूल्स में लिखा हुआ। बात समझे? तो इनकम टैक्स एक्ट आपको यह बताता है कि भाई साहब ये करना है, दिस इज माय ऑर्डर, यू हैव टू डू दिस। और इनकम टैक्स रूल बताता है कि सर हाउ टू डू, कैसे किया जाए, स्टेप्स बताता है कि ये काम आपको करने पड़ेंगे। अगला पॉइंट आता है जो हमें इनकम टैक्स लॉ को समझने में मदद करता है, वो होता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। जब गवर्नमेंट कोई चेंजेस लेकर आती है तो उन चेंजेस को कई बारी एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना, वो सर्कुलर्स इशू करती है, समझाती है कि हम ये कहना चाहते हैं और ये काम ऐसे करना है। तो सर्कुलर्स क्या है सर? सर्कुलर्स इशू होते हैं सीबीडीटी द्वारा किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या फिर डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए, उनका स्कोप और मीनिंग बताने के लिए। बात समझे? तो सर्कुलर्स क्यों आ रहे हैं? अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए, किसी चीज का मीनिंग अगर क्लियर नहीं है तो उसे क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए क्या दिए जाते हैं? आपके सर्कुलर्स इश्यू किए जाते हैं, राइट। फिर इन सर्कुलर्स को एज अ गाइडेंस डील किया जाता है ऑफिसर के लिए और असेसी के लिए। ऑफिसर और असेसी इन सर्कुलर से नॉलेज ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये जो सर्कुलर होते हैं, ये जो सर्कुलर होते हैं, ये डिपार्टमेंट को कंपलसरी है फॉलो करना, लेकिन असेसी को तब फॉलो करना है जब उसको उसमें बेनिफिट नजर आए। मतलब ये जो सर्कुलर्स हैं ये मैंडेटरी हैं फॉर द डिपार्टमेंट, लेकिन ऑप्शनल है फॉर द असेसी। असेसी को अगर सर्कुलर्स में बेनिफिट नजर आता है तो वो उस सर्कुलर का इस्तेमाल करे, लेकिन अगर उसे बेनिफिट नजर नहीं आता है तो वो उस सर्कुलर को क्या कर सकती है? इग्नोर कर सकती है। डिपार्टमेंट जो है वो बाउंड है बाय द सर्कुलर्स, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है ऑन असेसी। असेसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सर्कुलर्स डिपार्टमेंट ने इशू करे हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए तो मैंडेटरी है, लेकिन जो असेसी है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। नोटिफिकेशंस क्या होती है? सर गवर्नमेंट को कोई भी चेंजेस लेकर आने होते हैं तो उसके लिए वो नोटिफिकेशन इशू करती है। भाई फाइनेंस एक्ट तो बन चुका है, फाइनेंस बिल कब प्रेजेंट हुआ था? सर फाइनेंस बिल प्रेजेंट हुआ था फेब में। फाइनेंस बिल कब प्रेजेंट हुआ था? सर फाइनेंस बिल प्रेजेंट हुआ था फेब में। और मान लो ये पास हो गया, यहां से ये साइन वाइन होने के बाद ये पास हो गया अप्रैल में, ठीक है, सपोज कर लो ये अप्रैल में पास हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए बाद में हमें लगता है कि कोई चेंज है, ये हमें तुरंत अभी के अभी इमीडिएट इफेक्ट से लेकर आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे?
अगर हमें कोई चेंज इमीडिएट इफेक्ट से लेकर आना है, आज 20 दिसंबर है, मुझे आज से कोई चेंज लेकर आना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? नोटिफिकेशन इशू करती है। नोटिफिकेशन इशू करती है, और ये नोटिफिकेशंस जो होते हैं ये दोनों लोगों के लिए, डिपार्टमेंट के लिए भी और असेसी के लिए भी बाइंडिंग होते हैं। Notifications are issued by the CG to give the effect to the provisions of the Act. The CBDT is also powered to make and amend the rules for the purpose of the Act by issue of notification. और ये दोनों लोगों के ऊपर बाइंडिंग है। बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एज वेल एज ऑन असेसी, राइट। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है जुडिशियल डिसीजंस। देखिए कई बारी क्या होता है, असेसी के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। असेसी कह रहा है कि भाई साहब मेरी इनकम कम है, और डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं भाई साहब तुम्हारी इनकम ज्यादा है, ज्यादा टैक्स बनता है, और डिपार्टमेंट अपने हिसाब से आपका टैक्स कंप्यूट करके आपको नोटिस थमा देता है, और आप उस नोटिस से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास पावर है कि आप उसे हाई कोर्ट पर लेके जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद आप उसे सुप्रीम कोर्ट पर लेके जा सकते हैं। तो जो हाई कोर्ट से डिसीजंस आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजंस आते हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू लॉ। जब तक इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्पेसिफिक कोई बात नहीं आ जाती है, तब तक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जुडिशियल डिसीजंस हैं उन डिसीजंस को वैलिड माना जाता है। अब हाई कोर्ट जो है वो हर स्टेट में है, हाई कोर्ट जो है वो हर स्टेट में है, तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ है। तो जैसे मान लीजिए यूपी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो यूपी हाई कोर्ट का डिसीजन यूपी के अंदर वैलिड है। महाराष्ट्र में वो फॉलो होगा नहीं होगा ये महाराष्ट्र की मर्जी है, लेकिन यूपी के अंदर वो वैलिड है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में एक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो है वो पूरी कंट्री में एक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन देगी, वो डिसीजन जो होगा मेरे बच्चे वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। तो जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, कोई डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो एप्लीकेबल है जब तक स्पेसिफिक चेंज नहीं आता है एक्ट के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा। Such decisions shall be binding on all the courts, tribunals, income tax authority, assessee, etc. कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पूरे इंडिया के लिए वैलिड है। इसके बाद जो हाई कोर्ट और एपिलेट ट्रिब्यूनल्स का डिसीजन है वो वहां पर वैलिड है जहां पर आपकी स्टेट है, अनलेस इट इज ओवर रूल्ड बाय द हायर अथॉरिटी। बात समझे? तो यूपी के अंदर अगर आपकी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो वो यूपी गवर्नमेंट के लिए ही वैलिड रहेगा या यूपी के लिए ही वैलिड रहेगा, उसके बाहर वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई आप लोग को? हाँ, आनंद कह रहे हैं कि सर जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था? देखिए वैसे तो ये बात हमें जीएसटी में करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि आनंद ने पूछा तो मुझे बताना मेरा फर्ज बनता है। देखिए जीएसटी जो था वो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं था। अब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं था तो सर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा कैसे दिया? तो बच्चे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया। अमेंड करके इसके अंदर एक आर्टिकल डाला गया 246A। अमेंड कैसे किया? ऑब्वियस है कि सर पार्लियामेंट में इसको पास करवाया गया, इसको पार्लियामेंट में वोटिंग के थ्रू पास करवाया गया। तो पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और अमेंडमेंट में हमने उसके अंदर जीएसटी डलवाया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीएसटी में कैसे? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, ये 4 तरीके के जीएसटी हमने उसके अंदर डलवाए। इसके अलावा एक और होता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डलवाया। और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर ड्रॉ करके हमने जीएसटी को क्या किया, दुनिया के सामने, भारत के सामने
इंपोज कर दिया ऑन 1 जुलाई 2017। तो पहला काम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया वो ये किया कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया और बाद में उसने जीएसटी इंपोज किया। क्लियर हुआ आनंद? चलिए आगे बात करते हैं लेवी ऑफ इनकम टैक्स की। लेवी ऑफ इनकम टैक्स की कि इनकम टैक्स लेवी कैसे होता है। एज पर सेक्शन 4 इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्ज्ड टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। सेक्शन नंबर 4 इनकम टैक्स एक्ट का कहता है इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स इन द इमीडिएट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। मैंने 4 टर्म्स को हाईलाइट किया है, इनकम को, प्रीवियस ईयर को, पर्सन को और असेसमेंट ईयर को। अगर ये 4 बातें हमको समझ में आ जाए, ये 4 बातें अगर हमको समझ में आ जाए तो हमें इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर इनकम क्या होती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर इनकम क्या होती है। सर इनकम का मतलब वो पैसा जो पैसा हमने कमाया है। तो इनकम जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। इसका जो मीनिंग है इसका बहुत ब्रॉड मीनिंग है, राइट। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने क्या किया है, इस इनकम को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। इनकम को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। हम जब वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो जो इनकम्स आती हैं वो हमें पता लग जाएंगी और ऑटोमेटिकली हमें इनकम का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको कैटेगरी समझा रहा हूं कि 5 कैटेगरी कौन कौन सी बनाई। उसने इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और इन कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं, इन कैटेगरीज को हम बोलते हैं हेड ऑफ इनकम। और इस हेड ऑफ इनकम में उसने बता दिया कि कौन कौन सी इनकम्स आएंगी। पहला हेड जो है वो है हमारे पास इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तो जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है, वहां से जो भी आप पैसा कमाते हो वो पैसा आपका सैलरी के अंदर कवर हो जाता है। तो आपको कुछ बेसिक सैलरी मिल रही होगी, जैसे मैंने भी बताया आपको घर मिल रहा है, कार मिल रहा है, सर्वेंट मिल रहा है, इनको हम परक्यूजिट्स बोलते हैं। तो परक्यूजिट्स की वैल्यू भी आपकी इसके अंदर कवर हो जाएगी। अब अगर आपके पास कोई घर है, कोई शॉप है और आपने वो किराए पे दे रखी है तो आपको इनकम होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये जो रेंटल इनकम है जो आप कमा रहे हैं घर से, दुकान से, ये आपकी किधर आ जाएगी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई खाली लैंड है जो आपने किराए पे दिया है, वो वाली रेंटल इनकम यहां पर नहीं आएगी। यहां पर रेंटल इनकम में आने के लिए हाउस प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब 4 दीवार और एक छत का होना जरूरी है। तो अगर आप अपना घर किराए पे देते हो, रेंटल इनकम अर्न करते हो, तो वो यहां पर आ जाएगी। कोई दुकान है आपके पास, कॉम्प्लेक्स है आपके पास, वो आप किराए पे देते हो तो वो रेंटल इनकम आपकी इस सेट के अंदर आ जाएगी। अब अगर आप बिजनेस चलाते हो या फिर कोई प्रोफेशन रन करते हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने बना दिया है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की कोई इनकम है तो वो इनकम इस हेड के अंदर पे आ जाएगी। जैसे मैं आप लोग को टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक प्रोफेशन में हूं, टीचिंग इज द प्रोफेशन, और मैं आपसे जो भी फीस ले रहा हूं वो मेरी इनकम है अंडर द हेड पीजीबीपी। ये कैलकुलेटर जिसने मैन्युफैक्चर किया है वो बिजनेस कर रहा है, वो गुड्स सोल्ड कर रहा है, और गुड्स सोल्ड करके जो वो पैसा बना रहा है वो पैसा
आपका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगा। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सब जो पैसा कमाते हैं वो पीजीबीपी में आ जाता है। सिमिलरली कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, डॉक्टर, ये लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करके प्रोफेशन से जो पैसा कमाते हैं वो पैसा भी इनका पीजीबीपी में आ जाता है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कौन कौन सी इनकम को पीजीबीपी में कंसीडर किया जाएगा, कौन कौन सी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाएगा, कौन कौन सी इनकम को सैलरी में कंसीडर किया जाएगा, ये सब इस रिस्पेक्टिव हेड के अंदर पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अगर आप कोई कैपिटल असेट बेचते हो और वहां से आप प्रॉफिट अर्न करते हो, कैपिटल एसेट मतलब सर आपके पास एक घर है, वो घर आपने बेच दिया और उसे बेच के आपने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, तो वो 20 लाख का प्रॉफिट कहां टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन में। आपके पास पुरानी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, आपने बेच दी, आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, वो इनकम कहां टैक्सेबल होगी? अंडर दैट कैपिटल गेन में। आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, इन्वेस्टमेंट कर रखी थी रिलायंस कंपनी के शेयर्स में, आपने वो शेयर्स बेच दिए, वहां से जो आपने पैसा बनाया वो पैसा कहां टैक्सेबल होगा? इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन्स में। तो अगर आप कैपिटल असेट बेच के पैसा बनाते हो तो वो पैसा कैपिटल गेन में आ जाएगा। और कैपिटल असेट में क्या क्या आएगा ये बातें कैपिटल गेन वाले चैप्टर में हम समझ लेंगे। इसके बाद अगला आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस में जो पहले 4 हेड में नहीं आ रही है, जो पहले 4 हेड में नहीं आ रही है वो ऑटोमेटिकली कहां आ जाएंगी? अदर सोर्सेस में आ जाएंगी। एग्जाम्पल, आप कौन बनेगा करोड़पति में गए और केबीसी से आप 1 करोड़ रुपए जीत गए, तो वो 1 करोड़ रुपए ना तो सैलरी है, ना तो हाउस प्रॉपर्टी है, ना तो बिजनेस है, ना तो कैपिटल असेट है, तो ये आपकी कहां चली जाएगी? अदर सोर्सेस में। आपकी लॉटरी लग गई सर, ये आपकी अदर सोर्स की इनकम। आपके पास एफडी है, उस एफडी पे इंटरेस्ट आता है, वो कहां आ जाएगी? अदर सोर्सेस में। आपने रिलायंस के शेयर्स ले रखे थे, इस रिलायंस के शेयर्स में आपके पास डिविडेंड आता है, ये कहां आ जाएगा? अदर सोर्सेस में। तो जो पहले 4 हेड में फॉल नहीं करेगी, जो पहले 4 हेड में फॉल नहीं करेगी, ये पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, चौथा हेड, पांचवा हेड, जो पहले 4 हेड में फॉल नहीं करेगी वो ऑटोमेटिकली किधर आ जाएगी? 5th हेड के अंदर आ जाएगी। तो सैलरी के अंदर हम वो वाली इनकम लेंगे जो हमें एम्प्लॉयर से मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो घर और दुकान किराए पे देके पैसा बनाया वो ले लेंगे, बिजनेस और प्रोफेशन चला रहे हैं वहां से जो पैसा कमाएंगे वो पीजीबीपी में, कोई कैपिटल असेट बेच देंगे वहां से पैसा कमाएंगे तो कैपिटल गेन्स में, और जो पहले 4 में नहीं आता है वो ऑटोमेटिकली कहां पे आ जाएगा? 5वें हेड पे। तो सर जो भी पैसा पहले 4 में नहीं आ रहा है वो ऑटोमेटिकली 5th हेड के अंदर फॉल कर जाएगा। तो सर इनकम कोई भी हो वो इन 5 कैटेगरीज को एस्केप नहीं कर पाएगी, इन 5 कैटेगरीज में से कहीं ना कहीं वो जरूर फॉल करेगी, वो कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि उसको एस्केप करके निकल जाए। राइट, अब ये तो सर समझ में आ गया कि इनकम क्या होती है। अगला टर्म जो आपने लिखा हुआ था कि इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर, सर ये प्रीवियस ईयर क्या भला है? देखो मैं आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ये दोनों एक साथ समझाता हूं कि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है। प्रीवियस ईयर को शॉर्ट में हम पीवाई बोलते हैं और असेसमेंट ईयर को शॉर्ट में हम एवाई बोलते हैं। देखो इनकम टैक्स के अंदर एक रूल है कि आपको फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना होता है, आपको फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब सर ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और सर ये 31 मार्च को कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस समय जो ईयर चल रहा है, जो करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है 2020-21, करंट ईयर है 2020-21। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम करंट ईयर में जो इनकम अर्न कर रहे हैं या हमने कितनी इनकम अर्न करी इस पूरे साल, हमने 2020-21 में कितनी इनकम अर्न करी, ये हमें कब पता लगेगा? 2020-21 में हमने कितनी इनकम अर्न करी ये हमें कैसे पता लगेगा? सर ये ऑब्वियस है कि ये आपको पता लगेगा आफ्टर 31 मार्च
2021। सर 31 मार्च 21 के बाद ही आप पता लगा पाओगे कि आपने 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक कितना पैसा बनाया, क्योंकि अभी तो ये साल चल रहा है ना, अभी तो आप पैसा बना रहे हो, नोट छाप रहे हो। जब साल खत्म होगा तभी तो पता लगा पाओगे ना कि 20-21 में कितना नोट छापा। अच्छा, तो आफ्टर 31 मार्च 2021 आपको पता लगेगा कि आपने कितनी इनकम अर्न करी, और इसी के बाद आप गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करोगे कि आपने कौन से हेड में कितना इनकम कमाया, आपने सैलरी कितनी कमाई, आपने हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाया, आपने पीजीबीपी से कितना कमाया, आपने कैपिटल गेन से कितना कमाया, आपने अदर सोर्सेस से कितना कमाया। ये सारा डिस्क्लोजर कब होगा? ये सारा डिस्क्लोजर होगा आफ्टर 31 मार्च 21। सर गवर्नमेंट को डिस्क्लोजर कैसे करते हैं बच्चे? हम हमारी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं। हम गवर्नमेंट को हमारी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करके बताते हैं कि सर हमने यहां से पैसा बनाया, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी। बात समझे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये होता है सर कि आप जो 20-21 में पैसा बना रहे हो, आप 20-21 में जो पैसा बना रहे हो, इसका असेसमेंट आप 21-22 में करोगे कि आपने कितना बनाया। इसका असेसमेंट आप 21-22 में करोगे, और असेसमेंट करने के बाद आप टैक्स भी असेसमेंट ईयर में ही पे करोगे। मतलब जब असेसमेंट करोगे तभी आप टैक्स भी पे करोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो 2021-22 में तुम क्या कर रहे हो? 2021-22 में तुम ये असेस कर रहे हो कि तुमने 2020-21 में कितना कमाया। अब 2021-22 में अगर तुम 20-21 की बात कर रहे हो तो वो 20-21 क्या है? अंग्रेजी में वो 20-21 क्या है? फॉर 2021-22 ईयर 2020-21 इज प्रीवियस ईयर। 21-22 के लिए 20-21 क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। ध्यान से मेरी बात है, ध्यान से। 20-21 में पैसा कमाया था, 21-22 में उस पैसे का असेसमेंट किया, रिटर्न फाइल करी, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करे। और ये दोनों साल कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं? ये दोनों साल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो पैसा कमाया है उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ सर कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं। और असेसमेंट ईयर वो होता है ईयर इन विच टैक्स इज पेड ऑन इनकम अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो पैसा कमाया था उस पैसे की इनकम पे टैक्स पे करना, असेसमेंट करना किस ईयर में होता है? असेसमेंट ईयर में। तो सर हर ईयर जो होता है, हर ईयर जो होता है, एवरी ईयर, वो अपने आप में प्रीवियस ईयर भी होता है और अपने आप में असेसमेंट ईयर भी होता है। 2020-21 प्रीवियस ईयर है फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 और 2020-21 असेसमेंट ईयर भी है फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। यानी कि 20-21 में हम जो टैक्सेस पे कर रहे हैं वो 19-20 की इनकम पे कर रहे हैं, और 20-21 में जो कमा रहे हैं उस पे टैक्स अगले साल पे करेंगे सर 21-22 में। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये जो प्रीवियस ईयर है और ये जो असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर 2020-21, असेसमेंट ईयर 2021-22, ये दोनों एक ही फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की। प्रीवियस ईयर 2020-21 या फिर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एक ही बात है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 या फिर असेसमेंट ईयर 2021-22 एक ही बात है। बात समझा मेरा? प्रीवियस ईयर वो ईयर जिस ईयर में इनकम अर्न होती है,
असेसमेंट ईयर वो ईयर जिस ईयर में पिछले साल जो पैसा कमाया था उसका टैक्स असेसमेंट किया जाता है। बोलिए, यहां तक मेरी बात आप लोग को क्लियर हुई? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हुई? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, यहां तक मेरी बात आप सभी को क्लियर हुई? गुड। अच्छा सर, क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है, इज इट मैंडेटरी, इज इट मैंडेटरी दैट previous year is of 12 months beginning from 1st April and ending on 31st March? क्या सर ऐसा जरूरी है, क्या सर ऐसा कंपलसरी है कि प्रीवियस ईयर जो है वो हमेशा 12 महीने का ही होगा, ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा? तो मेरा जवाब है नो, ये मैंडेटरी नहीं है। नो, नॉर्मली आपका जो प्रीवियस ईयर होगा वो 12 महीने का ही होगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को एंड होगा। लेकिन अगर आपका नया बिजनेस सेटअप हुआ है या फिर अगर आपका कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ है या एग्जिस्टेंस पे आया है, उस केस में आपका प्रीवियस ईयर कमेंस होगा जिस दिन आपका बिजनेस सेटअप हुआ था या फिर जिस दिन आपका न्यू सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्टेंस में आया था। एग्जाम्पल, मान लीजिए आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 दिसंबर 2020 को। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 दिसंबर 20 को, तो इस बिजनेस का जो पहला प्रीवियस ईयर है, जो सबसे पहला प्रीवियस ईयर है, वो कहां से स्टार्ट होगा सर? 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा। स्टार्ट होने की डेट वेरी कर सकती है, लेकिन प्रीवियस ईयर खत्म तो 31 मार्च को ही होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, इंदु के पास एक लोन दिया इन्होंने, इंदु ने लोन दिया, गेव लोन ऑफ ₹10 लाख एट 10% इंटरेस्ट टू आनंद। 10 लाख पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करके आनंद को लोन दिया गया, और ये लोन दिया 1 नवंबर 2020 को। तो सर इंदु के पास एक नई इनकम का सोर्स आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम का सोर्स आ रहा है, और ये इंटरेस्ट इनकम का सोर्स कब से आ रहा है? 1 नवंबर 2020 से। 1 नवंबर 20 को लोन दिया, इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया, मतलब नया सोर्स ऑफ इनकम कब से एग्जिस्टेंस में आ गया? 1 नवंबर 20 से एग्जिस्टेंस में आ गया। तो आपका इंदु का इस सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो पहला प्रीवियस ईयर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? 1/11/20 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 21 को खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली प्रीवियस ईयर 12 महीने का ही होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है। लेकिन अगर कोई नया बिजनेस आपने सेटअप किया है, तो आपका नया बिजनेस जिस दिन सेटअप हुआ है वहां से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा, और अगर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आया है, तो जिस दिन से वो नया सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आया है उस दिन से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। असेसमेंट ईयर मैंने आपको बता दिया। क्या कभी ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल दैट असेसमेंट ईयर, इज इट पॉसिबल दैट असेसमेंट ईयर would be
लेस देन 12 मंथ्स। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम हो सकता है? तो इसका जवाब है बिग नो। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा सर। असेसमेंट ईयर जो है वो ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ होगा, और ये पीरियड ऑफ 12 मंथ कौन सा होगा? आफ्टर प्रीवियस ईयर। ठीक प्रीवियस ईयर के बाद के जो 12 महीने हैं, ठीक प्रीवियस ईयर के बाद के जो 12 महीने हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये असेसमेंट ईयर होगा। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है, लेकिन कभी भी असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम नहीं होगा। एक बार मैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को सम अप करना चाहता हूं। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में इनकम अर्न करी है, असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप टैक्स देते हो। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ये दोनों एक ही फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपने इनकम अर्न करी है, फाइनेंशियल ईयर 20-21 की इनकम पे आप टैक्स 21-22 में देंगे, 21-22 में आप इनकम को असेस करेंगे 20-21 की, और जिस ईयर की आप इनकम असेस कर रहे हो वो प्रीवियस ईयर की इनकम है। तो 21-22 में 20-21 प्रीवियस ईयर है, इसलिए उसको प्रीवियस ईयर का नाम दिया जाता है। दोनों ही एक ही फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, और वो है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की। ठीक है, अभी के लिए हम इतना रखते हैं। मैंने एक पॉइंट आप लोग का छुड़वाया है, वो है पर्सन। पर्सन वाले पॉइंट को मैं नेक्स्ट टर्न पे टेकअप करूंगा। पर्सन के साथ मैं आपको असेसी भी एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए मैं इसको होल्ड पे डाल रहा हूं। ठीक है, पर्सन और असेसी, इस पे चर्चा अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ये वाली शीट और ये वाली पीडीएफ शीट दोनों ही आपको अभी अवेलेबल करा दी जाएंगी ऐप के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।